तालिबान के चीफ स्पोक्सपर्सन ने स्पष्ट तौर से कहा कि कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर अगर जुल्म होता है और वो जुल्म की आवाज उठाएगा तालिबान, यानी कि पाकिस्तान की जबान अभी से तालिबान बोल रहा है। क्या भारत सरकार पूरी तैयारी कर रही है? कश्मीर के संबंध में तालिबान के चीफ स्पोक्सपर्सन का यह बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। कैसे तालिबान पाकिस्तान के एजेंडे को अब आगे बढ़ाएगा? जी अजय जी, बिल्कुल ये बहुत ही फिक्र की बात है। बल्कि जब मैंने ये वीडियो रात में देखा और सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या ताल्लुक है कश्मीर से और कश्मीर के बाशिंदों से। ये सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है कि उनकी सारी की सारी लड़ाई और सारी जो कुछ भी बर्बरता वो कर रहे हैं उसके पीछे एक ही मकसद है और वो है पावर और एक तरह और इस्लाम को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लामाइजेशन है और ये बहुत ही एक मतलब इस्लाम के नाम पर एक बहुत ही बड़ा एक धब्बा है। और मुझे लगता नहीं है किसी भी कश्मीरी मुसलमान को इससे खुश होना चाहिए, इस खबर से कि वाकई में तालिबान जो है उनकी पैरवी करेंगे। जिस तरह से वो भारत में सालों साल से रह रहे हैं, जितना उनका ख्याल रखा जा रहा है, जितने हम सब लोग जिस फ्रीडम में रहते हैं, कोई भी कश्मीरी नहीं चाहेगा कि तालिबान उनकी पैरवी करे। जहां तक भारत की सरकार की बात है, आपको पता है एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है और जो हर एक गतिविधि पर पूरी सक्रिय तौर पर तत्परता से नजर रखे हुए हैं। और आप ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे बहुत सारे लोग जो भारतीय मूल के हैं लेकिन हैं सिटीजन्स वहां के, नागरिकता उनकी अफगानी है, उनका ख्याल रखना भी बहुत ही जरूरी है। और हम लोगों को अपनी विजिल जो है और सुरक्षा कश्मीर में भी और सारे के सारे बॉर्डर एरिया में बहुत ज्यादा सख्त करनी होगी और हम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग इस सिचुएशन को समझ रहे हैं। जी सलमान निजामी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार के इन कदमों से आप इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस पार्टी मुतमईन है कि हाँ सरकार सही कदम उठा रही है और खास करके कश्मीर को लेकर जो अब चिंताएं सामने आ रही हैं, ये तमाम मीटिंग्स उसी का एक नतीजा है? देखिए, कश्मीर से मैं खुद आता हूं और मैंने कश्मीर में पिछले 7 साल से देखा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर की आवाम के जो हक थे वो छीने, और जब आप वहां के हक आपने छीने तो वहां एलिनेट हुए लोग। अभी भी आप देख रहे हैं 2-3 दिन से जो है वहां कर्फ्यू है, इंटरनेट बैन है, सब कुछ ये चल रहा है सिलसिला। और वहां इंप्रूवमेंट क्या हुई? और आप मौका दे रहे थे, पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि आप जानबूझ के उन ताकतों को मौका दे रहे हैं। आज चाइना एक पार्टी बन चुकी है, पाकिस्तान ऑलरेडी जो है हमारा दुश्मन है, और अफगानिस्तान जो है तालिबान कह रहा है कि हम कश्मीर में बात करेंगे। तो ये भारत की सरकार से हम पहले से कह रहे थे कि 370 जो है उसने जम्मू कश्मीर को जोड़ के रखा था। अब फायदा और नुकसान जो है आपके सामने है। अभी भी जम्मू कश्मीर में हालात जो है सुधरे नहीं है। तो निजामी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं, में कोई ना कोई मैं क्षमा चाहता हूं, मैं जरा चाहता हूं कि स्पष्टता से हम बात समझ लें। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तालिबान का चीफ स्पोक्सपर्सन ये कहता है कि कश्मीर में मुसलमानों पर हो रही ज्यादती की आवाज तालिबान उठाएगा, तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं, आप इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाज जो है जम्मू कश्मीर के वो लोग उठाएंगे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए। हमें तालिबान की जरूरत नहीं है, ना चाइना की जरूरत है, ना पाकिस्तान की। हम कह रहे हैं पहले दिन से कि उन लोगों से बातचीत करिए। आपने तो अपने लोगों को नजरबंद कर दिया। नहीं, आप पहले सवाल का जवाब दीजिए ना। देखिए, तालिबान की जरूरत है या नहीं है ये बात अलग है। पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप तालिबान के इस स्टेटमेंट पर सही खड़े हैं या आप इससे मुख्तलिफ राय रखते हैं, जैसा कि अभी सरकार कहती है, जैसा पूरा भारत मानता है? तालिबान से मैं बातचीत नहीं कर रहा हूं। कतर में जो है भारत की सरकार तालिबान से बातचीत कर रही है। आप वहां देश में उनको कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप क्यों बातचीत कर रहे हैं? एक छोटा जवाब शाजिया जी, में कोई भी ऐसा लीडर सलमान निजामी साहब को बहुत आपत्ति नहीं है कि अगर तालिबान कश्मीर के मसले पर अपनी आवाज उठाए? बात कर रही कि भारत की सरकार होने के नाते, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते, या पीएम होने के नाते, या जो भी पूरा तंत्र है हमारा, फॉरेन मिनिस्ट्री का और डिप्लोमेसी का, आतंकवादी हैं अपने देश के बात करेंगे, कर रहे हैं वो करेंगे।
और मैं आपको बता दूं भाई साहब, अफगानिस्तान के साथ हम खड़े हैं की, तो आप आपने हमेशा क्यों नहीं एलिमिनेशन अफगानिस्तान आप को खुद कर रहे हैं मिलिट्री और बाकी की मदद आप की? कश्मीरी को आप करा रहे हैं। आप इस वक्त आपके इस वक्त ताल्लुकात और रिलेशन जो है किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ ठीक नहीं है, चाहे उसमें चाइना हो। चलिए मैं जरा यहाँ पर जनरल जीडी बख्शी को शामिल करूं, प्लीज प्लीज शाहजहां जी और निजामी साहब प्लीज एक मिनट। जनरल जीडी बख्शी, अभी आपने सुना दो तरह की आवाजें देश से ही। सलमान निजामी साहब इस बात से बहुत ज्यादा एतराज नहीं सामने रख रहे कि तालिबान को उठाना तो कोई बात नहीं, लेकिन कश्मीर के मसाइल है उनके हिसाब से, यही आवाजें तो तालिबान को चाहिए। जनरल जीडी बख्शी, देखिए साहब, मैं आपकी चैनल से कुछ सनसनीखेज खुलासा कर दूं आज जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राइट इसी वक्त पंजशीर वैली के बाहर मेजर जनरल अदिल रहमानी पाकिस्तान आर्मी एसएसजी ग्रुप के सिविल कपड़ों में ऑपरेशंस डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 एसएसजी बटालियंस जो तालिबान का हमला है उसको लीड कर रही है। उनके साथ एक स्क्वाड्रन टैंक्स है, बीएमपी कंपनी है, उनके पास 2 फील्ड कंपनी इंजीनियर्स हैं माइंस को हटाने के लिए, और 4 ह्यूए कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर सपोर्ट में हैं उनके। 4 ड्रोन्स हैं जो लगातार जीएचक्यू रावलपिंडी को लड़ाई की तस्वीरें भेज रहे हैं। जीएचक्यू रावलपिंडी में बाजवा साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उनके साथ तुर्की के एक जर्नैल हैं और चीन के एक जर्नैल हैं। ठीक है, तालिबान ने बड़ी कोशिश की, 3-4 हमले किए, उनके 350-400 मारे गए, घायल हुए, काबुल अस्पताल भरा पड़ा है लाशों से। ठीक है, जब तालिबान पिट गई, औरतों को पीटना बड़ा आसान है, औरतों को कोड़े मारना, पत्थर से मार डालना बेचारियों को बड़ा आसान है। जब असली लड़ाकों से पाला पड़े तो ये हाल होता है। तालिबान ने अपील की है पाकिस्तान से कि वो अपने स्पेशल फोर्सेस भेज के उनको अमरुल्ला साले का सर ला दें। ठीक है साहब, और अगर वो उन्होंने कहा है कि आप हमको सर देते हैं अमरुल्ला साले का, हम आपकी कश्मीर में पूरी मदद करेंगे। ठीक है साहब, ये मजाक हमारे साथ हो रहा है, हम हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते साहब। अब वक्त आ गया है कि आप फैसला करें, या आप पानीपत में लड़ना चाहते हैं, कश्मीर में लड़ना चाहते हैं, या आगे। ठीक है साहब जी, ये फैसले का वक्त आ गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान की फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद शमशाद, वो डायरेक्टली उनको चार्ज दिया गया है। 11 कोर पाकिस्तान आर्मी का पूरी सपोर्ट में है। अभी तक पाकिस्तान की फौज के 1 अफसर, 1 जेसीओ, 7 जवान मारे गए हैं और 2 अफसर, 4 जेसीओ, 11 घायल हुए हैं। ये तो कल के पहले के आंकड़े थे। अभी तक कितनी लाशें और बिछ गई हैं वो देखना है। ताजिक बड़े खूंखार लड़ाके, सोवियत संघ के टाइम में 1980 की दशक में उन्होंने जो है सोवियत संघ ने 7 बड़े हमले किए थे पंजशीर के ऊपर। जो आखिरी हमला था उसमें 101 गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन, 103 और 104 गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन, जो कि बेस्ट क्रैक ट्रूप्स थे सोवियत संघ के, वो उसमें इस्तेमाल हुए थे। एक मोटराइज्ड राइफल डिवीजन इस्तेमाल हुई थी। 10,000 अफगान नेशनल आर्मी के सैनिक इस्तेमाल हुए थे। तो जनरल बख्शी, आपकी इस ताजा जानकारी के हिसाब से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान पूरे तरीके से अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। पाकिस्तान की फौज वहां सब कुछ कर रही है और कश्मीर का एजेंडा भी पाकिस्तान ड्रिवन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें क्या शक है साहब? अगर अभी भी किसी को शक है तो आपने आंखें कान बेच दिए। माफ कीजिए, 2 टूक शब्दों में यह कहूं, आपको शक है? पिछली बार जब 96 में कब्जा किया था तालिबान ने काबुल पर, 11,000 पाकिस्तानी फौजी टैंक, तोपें और हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर चला रहे थे। जब अमेरिका ने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे अफगानिस्तान की, मुशर्रफ साहब ने हाथ जोड़कर मोहलत मांगी थी कि मुझे टाइम दीजिए, मैं अपने 11,000 बाशिंदे निकाल लूं वहां से। सबसे बड़ा एयरलिफ्ट हुआ था पाकिस्तान की फौजों को भगा के ले जाने से, इसके पहले कि अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले हों। ठीक है साहब, आपको दुश्मन का पता होना चाहिए। अफगानिस्तान मोहरा है पाकिस्तान की ISI का।
जो वहां पे अलकायदा के बाकी एलिमेंट्स है हो रहे हैं पाकिस्तान की आईएसआई के। आईएसआईएस खुरासान पाकिस्तान की क्रिएशन है। हम क्या कह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं ओ तालिबान 2.0 बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बदल गए हैं साहब। वो औरतों को पूरे राइट्स दे रहे हैं साहब। आप एलिस इन वंडरलैंड में जीते हैं क्या? एलिस इन वंडरलैंड में रहते हैं। यथार्थ जानिए, यथार्थ का सामना करिए। भारत बहुत तगड़ा देश है। तारिक फतेह साहब, मैं आपके पास आऊं इससे पहले निजामी साहब, मिलियन आबादी है। मैं चाहूंगा कि आपने अभी जनरल जीडी बख्शी की ताजा बातचीत सुनी और अभी आप वो बता रहे हैं क्या क्या स्थिति है, इसके बाद भी आप जम्मू कश्मीर का राग अलाप रहे हैं अभी सारे तमाशबीनों के। निजामी साहब, जी बड़ा सीधा सा सवाल है आप जी, पूरा आपने असेसमेंट सुन लिया अभी कैसे पाकिस्तान तालिबान के नाम पर बहुत कुछ कर रहा है अफगानिस्तान में और वही कश्मीर की बात उठा रहा है। और अगर आप अभी यहां पर इस तरह की आवाज उठाएंगे तो आप तो पाकिस्तान की मदद करेंगे ना। फिर अगर कोई आपको देशद्रोही कहे तो इसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए हमारा मेरा साफ कहना है, हमारा ना पाकिस्तान के साथ, ना तालिबान के साथ और ना ही चाइना के साथ कुछ लेन देन है, ना हमें कोई उनका ताउन या साथ चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान जो है हरकत कर रहा है कश्मीर में, हर कोशिश कर रहा है कोई ना कोई आतंकवादी हमला। क्या मैंने पाकिस्तान के वजीर आजम को लव लेटर लिखा था? वो तो देश के प्रधानमंत्री ने लिखा था। इस वक्त बातचीत कतर में क्या मैं कर रहा हूं? ये तो भाजपा सरकार कर रही है उनसे बातचीत। हम तो कह रहे हैं साहब, हमारी आपने स्टेट छीन ली, हमारा रोजगार छीन लिया, हमारा जो राइट्स थे वो छीन लिए। वो तारिक फतेह साहब, हमारा तो आपके साथ मुतालबा है। ये जो आपसी मतभेद है यही तो पाकिस्तान जैसी ताकत को मौका देता है कि हिंदुस्तान में घुसकर वो इस तरह की आतंकी हरकतें करे। तारिक फतेह साहब, एक तो ये डायलॉग सारे बातचीत कर रहे हैं उनके साथ। अरे भाई एक सेकेंड भाई, ये जो स्क्रिप्ट बोला जा रहा है ना, ये डाइवर्जनरी स्क्रिप्ट, ये लिखा ही गया है वहां। इन तक कहां से पहुंचा है मुझे ये नहीं पता, लेकिन आईएसआई के जनरल फैज हमीद हैज लैंडेड इन काबुल टुडे। द ISI chief himself 1 hour ago landed in Kabul to legitimize and organize the Afghan government's announcement कि गवर्नमेंट कौन बनेगी। जिन लोगों को, चाहे वो कश्मीर में बैठे हुए हों या कंदहार में या कनाडा में, उनको ये नजर ना आ रहा हो कि इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा, तो उनका दिल तो तालिबान के ही साथ है। इसमें ज्यादा कोई कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं करना मर्डर केस। हम तो एविडेंस देख रहे हैं आपके एटीट्यूड का। अगर आपके एटीट्यूड में अब भी गज़वा हिंद है, अब भी आपके बच्चों के नाम सारे अरबी होते हैं, अब भी आप हिंदू नफरत जो है वो फैलाते हैं कि ये हिंदुस्तान पे तो हुकूमत हमारी 1000 साल रही, जो घर में और जो मस्जिदों में दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह कौमुल काफरीन को, मुसलमानों को फतह नसीब करे। या आपके कश्मीर की हर मस्जिद में दुआ मांगी जाती ना सब जुमे को, तो बंद क्यों नहीं करते? फिर ये क्यों कहते हैं तालिबान से हमारा क्या ताल्लुक और कतर में क्या बात हो रही? आपका बस चले तो जो हिंदुस्तानी फंसे काबुल में वो मर जाए वहां पे। वो जो कॉन्टैक्ट हुआ दोहा में कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट दिस इंडियन सिटीजन, उस पर तकलीफ हो रही है आपको कि हमारे हिंदुस्तानी बच कैसे गए। कहीं उनका भी काट पीट के मार दें। CAA के खिलाफ जो मूवमेंट थी वो यही थी ना। तो दुख हो रहा है कश्मीर वाले भाई साहब को कि हिंदुस्तानी बच कैसे गए। अरे 2-4 और मर जाते तो हमारी शायद हुकूमत फिर से आ जाती, हम भी बाबर के घोड़े पे या तैमूर के टट्टू पे चल के आते और दिल्ली पे फिर कब्जा पकड़ लेते। ये जहन से निकाल लीजिए। मुसलमानों को अकल आनी चाहिए। वो उनकी जो आपके इंडिया के बड़े फेमस एक्टर हैं, कल परसों बोले हैं नसीरुद्दीन शाह साहब जी, अरे कुछ तो काम की बात कभी किसी की सुन लिया करें। कब तक देवबंद के पढ़ाए हुए मौलवियों से आप लोग सबक लेते हैं? 3 साल के बच्चे को मस्जिद में भेजते हैं, रटा रटा के उसका दिमाग खराब कर देते हैं। ना कोई साइंटिस्ट निकलता, ना आपकी बात को तारिक साहब,
आप इनसे पूछिए क्या ये चाहेंगे तारिक साहब। अजय जी, आपकी इजाजत से मैं एक तारिक साहब से ये सवाल पूछ नहीं रही हूँ, बस एक कमेंट लेना चाह रही हूँ। तारिक साहब, आप पूछिए ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं कश्मीर के, इनसे पूछिएगा ये बर्दाश्त करेंगे कि तालिब आए और घर में इनकी जो बच्चियां हैं 15 साल की 16 साल की, उनके साथ रेप हो, उनको घसीटा जाए, उनकी नाक को काटा जाए अगर वो ज्यादा बोलती हैं, उनको बंद करके रखा जाए। क्या चाहेंगे उनकी बेटियों और के साथ ऐसा हो? कोई चाहेगा ऐसा? हमने तो देखा है। कोई सपोर्ट कर सकता है? तारिक, आप पूछिए तारिक भाई साहब इनसे। जी, ये तेजाब कौन भेजता था? छोड़िए, आप अपने देश का ख्याल रखिए। चेहरों पे तेजाब कौन भेजता था? क्या कर दिया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक? आपका भी देश है, तो है ही, वो तो हम मानते हैं, लेकिन आपने क्या किया इस देश में? आप रह रहे हैं ना, वो आपका देश है। शाहज़ा जी, एक मिनट मैं चाहता हूं कि निजामी साहब, अभी तारिक फतेह साहब ने, निजामी साहब तारिक फतेह साहब ने बहुत पते की बात अभी कही है। उन्होंने कहा है कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है। अरे तारिक फतेह दलाल एक आदमी, इसको क्या जवाब? क्या मतलब है? मैं क्षमा चाहता हूं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। इस तरह की शब्द का इस्तेमाल इंडिया टीवी पर आपको करने का अधिकार नहीं है साहब। मैं क्षमा चाहता हूं, प्लीज विड्रॉ दिस कमेंट, बातचीत नहीं करते, विड्रॉ दिस कमेंट सर, विड्रॉ दिस कमेंट सर। उठा के सलमान ने इजाजत है, ये इजाजत है, इन्होंने यही किया, ये अभी यमन में यही कर रहे हैं। ये गंदा शब्द, ये गला काटना, हाथ काटना, ये यमन में इन्हीं के लोग जाके कर रहे हैं। इनकी जो उम्मत है, जो जो आपका मुल्क है, उसमें होता है। अरे भाई, तारिक फतेह जो एक पाकिस्तानी है, मैं इसके साथ बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? आओ ना, तुम्हारा बाप बैठा, जाओ ना, तुम्हारा मुल्क वो है, तुम वहां जाओ। तुम जैसे नीच आदमी के साथ बात नहीं करते वाले। अरे आपके नेशनल एंथम में सिंध है, पाकिस्तान में नहीं है। आपको तो पता ही नहीं सिंध है कहाँ। जनरल बख्शी साहब से बात करिए, वो देश के हमारे नागरिक हैं, उनसे मैं बात करूंगा। शाजिया इल्मी का जवाब मैं दूंगा। तारिक फतेह एक बाहर का वो लुच्चा आदमी, उसका जवाब नहीं मैं देता। माफ कीजिएगा निजामी साहब, मैं ये दूसरी बार आपको कह रहा हूं, प्लीज अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज बात रखिए, अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए भाई। यही कर सकते हैं प्लीज। जनरल साहब मुझसे सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। चलिए, इल्मी जी सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। सवाल ही नहीं कर, आपको जवाब देना ना देना आपकी मर्जी है, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे हमारे चैनल पर, यह मैं आपको दूसरी बार आगाह कर रहा हूं। प्लीज। तो अजय जी, मैं जवाब दूं उनकी बात का? नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं शाहज़ा जी, जनरल कुलकर्णी के पास मैं अभी तक नहीं जा पाया हूं। प्लीज शाहज़ा जी, प्लीज 1 मिनट, मैं अभी तक जनरल कुलकर्णी से बात नहीं कर पाया। सर प्लीज एक्सक्यूज मी। निजामी साहब प्लीज 1 मिनट। तालिबान को मौका मिला। निजामी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। अभी जनरल कुलकर्णी, हम सिर्फ जनरल कुलकर्णी की आवाज सुन रहे हैं अभी। जनरल कुलकर्णी जी, हम एक होते आज। निजामी साहब प्लीज, हम जरा निजामी साहब की आवाज कम कर रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, निजामी, ये जिस तरीके से अभी पूरा का पूरा कश्मीर मसले को हवा देने की कोशिश की जा रही, जीडी बख्शी साहब ने अभी बड़े स्पष्ट तरीके से बताया कि पाकिस्तान कितनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। हमारे लिए तो ये चिंता की भी बात है, और इसके साथ साथ हमारे घर के अंदर जो इस तरह के लोग हैं जो इस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डिविसिव सोच को, उनको भी तो आगाह करने की जरूरत है। हमें उनके बारे में भी जानने की जरूरत है। जनरल कुलकर्णी। अजय जी, फरमाया आपने, से जनरल बख्शी ने जो बात कही, उन्होंने तो मेरे मुंह से सारी बातें छीन ली और वो कह दिया जो हमेशा वो सच कहते आए हैं। वो हमारे साथ ट्रेनिंग में भी रहे, हमें मालूम है वो किस तरह के आदमी हैं, जो उनके दिल में बात है और जो सच्चाई है वो कहने में हिचकिचाते नहीं है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की आईएसआई का ही ये जितना भी आईएसआईएसके है या अपना अलकायदा है, तालिबान है, तारीख तालिबान पाकिस्तान है, ये सब के सब ये आईएसआई का ही एक ये फ्रंट है और हकानी नेटवर्क के द्वारा ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तालिबान में बार बार कहता हूं ये पर्यायवाची है पाकिस्तान। आज की तारीख में हम अफगानिस्तान से बात कर सकते हैं, हमें कोई दुख नहीं और अच्छी बात है, कोई भी हो कैसे भी हो हम अफगानिस्तान से बात। पर अब सवाल यह है वो अफगानिस्तान नहीं रहा, वो अब तालिचिस्तान हो गया है, जहां तालिबान, चीन और पाकिस्तान तीनों मिल करके जो अपना कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तालिचिस्तान बन रहा है ये बहुत खतरनाक है, जिसके बरखिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। जहां तक कि आईएसआई का सवाल है इसमें कोई शक है ही नहीं, और जहां तक कि कश्मीरियों का सवाल है, कश्मीरियों ने खुद
आवाज उठानी चाहिए, इसके बरखिलाफ इस पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। कभी भी किसी वक्त भी मेरे और उनके बीच में अनबन हो सकती है। मैं काफी साल कश्मीर में रहा हूं, जम्मू में रहा हूं, मुझे कोई नहीं, अनबन होती है, बातचीत करें, बातचीत से मसला हल होगा। लेकिन इस तरह की बात करना कि तालिबान या इस तरह की बात करना कि 370 ले, अरे कुछ भी हो, कश्मीर भारत का अंग था, है और रहेगा। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, किसी कश्मीरी को शक नहीं होना चाहिए कि क्या होगा। लेकिन अगर अल्फाज इस तरह से निकल जाते हैं, चाहे जोश में निकल जाते हो, गलती से निकल जाते होंगे, वो एक तरह की गलत परसेप्शन हो जाता है कि शायद जो कश्मीरी है, कहीं ऐसे तो नहीं कि वो तालिबान के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत के अंदर भी केरला से लेकर के कश्मीर तक इस तरह की आवाजें जो तालिबानी मानसिकता है वो दिखती है। और खासकर जब अफगानिस्तान में तालिबान ने 5000 जो कैदी छोड़े, जिसमें ISIS के और अल कायदा और तारीख तालिबान पाकिस्तान के कैदी थे, वो अब धीरे धीरे कर करके उनके जो हैंडलर्स हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, और उनकी जो स्लीपर सेल्स है हिंदुस्तान के अंदर, उनके साथ इनका संपर्क हो रहा है धीरे धीरे करके। जैसे कह रहे हैं सलमान साहब, हो सकता है कि वहां के लोग कहीं ब्रेन वॉशिंग ना कर दें, कहीं धीरे धीरे करके उनके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, ये ब्रेन वॉशिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है। बख्शी साहब, मैं चाहूंगा एक छोटा कमेंट आपका यहां पर। हमारे देश के भीतर जो इस तरह की मानसिकता को आगे बढ़ाने वाली बात करते हैं, डिविसिव मेंटालिटी की बात करते हैं, बख्शी साहब, इन देश के जयचंदों को कैसे संभाला जाए? यही तो सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की। देखिए, मैं ये जो जनाब बैठे हैं इधर कश्मीर से हैं मेरा ख्याल जी, मैं उनको जरा एक हकीकत याद दिलाऊं तारीख की। 1947 में पाकिस्तान ने 10,000 का पठान लश्कर तैयार किया था और जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट किया था। उनके साथ 500 ट्रकों का एक उन्होंने काफिला दिया था, सिविल ट्रकों को हायर करके, कि जितनी औरतें उठा के ला सकते हो, बड़ी सुंदर औरतें हैं कश्मीर की, और जितना लूट का सामान ला सकते हो ट्रकों में लाद के ले आना। ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह थे मेरी रेजिमेंट के उस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस के। कोई ट्रूप्स नहीं बचे थे हमारे पास, एक मुट्ठी भर 150 लड़के लेके वो खुद आगे गए, उड़ी का पुल उड़ा दिया, सारे 500 ट्रक वहां फंस गए। वो पठानों ने आगे आने से मना कर दिया, भाई हमको बोला गया था हम औरतें उठा के ले जा सकते हैं, हम लूट ले जा सकते हैं यहां से लूट का माल, ठीक है साहब, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी अफसरों ने उनको बोला भाई पैदल जाओ, ये वो। 48 घंटे ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह, जो कि पहले महावीर चक्र हैं हिंदुस्तान की फौज के, उन्होंने डिले किया। इस डिले में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और भारत की फौजें अंदर आई। क्या आप जानते हैं कि जो पहला शहर उनके रास्ते में आया पठानों के, वो था बारामूला। 24 घंटे वो वहां रुक गए। हर औरत 7 से 70 तक का बलात्कार हुआ। नेता साहब, सलमान निजामी साहब, 7 से 70 साल की हर औरत का बलात्कार हुआ और उसमें शामिल थी, बारामूला में एक कॉन्वेंट था, उसकी नन जो मदर सुपीरियर थी बेचारी 70 साल की थी, उनका बलात्कार हुआ, ठीक है साहब। और पूरा शहर जला दिया, सारा माल उठा के ट्रकों में लाद के वापस भेजा। आप फिर चाहते हैं आप फिर चाहते हैं, ये शौक है आपको ऐसी चीजों का? थोड़ा शर्म कीजिए, थोड़ा शर्म कीजिए। और दूसरी चीज मैं थोड़ा आपका इस वक्त क्लियर कर दूं, एक मिनट जरा मुझे खत्म करने दीजिए भाईजान। निजामी साहब सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए निजामी साहब, ये देश का इतिहास ही बता रहे हैं, ये उसी कश्मीर के इतिहास को बता रहे हैं आपके सामने, जिसे पाकिस्तानियों ने रौंदा है। चौथी बड़ी हवाई फौज और 5वीं बड़ी नेवी, हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे जवाब। अपने से को दूर तालिबान को औरतें पीट पीट के बड़े सुरमा बन रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे पाकिस्तान लिए। और अब वक्त आ रहा है, कर्फ्यू में रखा है, आज उनको जेलों में आयुन के हक, तुम बकवास कर रहे हो। ऐसा था तुमको आजादी मिली है असली मौकों में, असली टर्म्स में। 370 के बाद वहां चैन की सांस ली है लोगों ने, फेंक दिया, टेररिस्टों दहशतगर्दों का वहां पे जो खौफ था वो हटा है, दूर कर दिया है, ठीक है। प्रोग्रेस हो रही है, करप्शन बंद हो गई है, ठीक है। और वहां पे
तिरंगा झंडा फहरा रहा है, ये राग लाप रहा है, इसका बताइए ना मुझे आप। वास करता है। क्या प्रोग्रेस हो रही है? आज कर्फ्यू है, यही प्रोग्रेस है आपकी? निजामी साहब, निजामी साहब, क्या वाकई में आप क्या वाकई में अपने पॉलिटिकल एजेंडे में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको यह दिखाई ही नहीं देता कि आप जैसे लोगों की आवाजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर तालिबान जैसी शक्ति हमारे देश में घुसने की फिराक में है? आप इसको मौका देना चाहते हैं? आप बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? वो तो आपका टेंशन है, वो तो आप बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं तालिबान पे। मेरा मसला जो है, मैं जम्मू कश्मीर से हूं, मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, ये रहेगा हमेशा, लेकिन आप लोगों ने इसको बर्बाद किया है इन 6 सालों में। के जितने भी कानून हैं वहां भी बराबर से लागू हो। अगर आप ये वाकई में चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं चाहते हैं कि गिलगित जो है वो प्रोविंस बना है, हमारी स्टेट को आपने यूटी में डाल दिया, हमारी स्टेट को यूटी में डाल दिया, वाल्मीकि है, हमारी स्टेट आपने छीन ली। शोषित वर्ग है, बड़ी अच्छी बात करी आप बहुत अकल की बात करी। मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। चलिए, मैं कश्मीर में निजामी साहब, शाहज़ा जी, निजामी साहब, मैं तारिक फतेह साहब को एक बार फिर शामिल कर रहा हूं। तारिक फतेह साहब, अभी आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच की लड़ाई में तीसरे का फायदा। यही हो रहा है आज हमारे देश में, और ये न जाने किस तरीके से खत्म होगा। तारिक फतेह साहब, जब तक आपके यहां देवबंद का मदरसा और उसके 50,000 और मदरसे चलते रहेंगे, आप अपने सामने खड्डा खोदते रहेंगे। ये तालिबान की पूरी आइडियोलॉजी कहां की है? ये यूपी की है, ये कहीं वहां से अरबिस्तान या तुर्की से नहीं आई है, ये सब देवबंदी हैं। आप सोचिए कि आपके यहां कितने देवबंदी पैदा हो, कितने मौलवियों ने तालिबान की जीत पर खुशियां मनाई हैं। फ्रॉम चेन्नई टू नई दिल्ली, उन्होंने बड़े बड़े दाढ़ियां रख के या खुदाया बच गया, इस्लाम जिंदाबाद कर रहे थे। आप हिंदुस्तान में बैठ के खुशी का लहर, इनके चेहरों पे मुस्कुराहटें थी कि अफगानिस्तान में अब पिटेंगी औरतें। यहां तो बड़ी चिक कर रही थी, 3 तलाक और 4 बेबियां, ये वो। देयर होल माइंडसेट इज इन द 12th सेंचुरी। ये जब तक आप ये मदरसे फंड करते रहेंगे, ये ऐसे ही लोग निकलेंगे जैसे आपके कश्मीर के कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि किसकी तरफ है, कौन क्या है। ये कितना बेवकूफ बनाएंगे कि 1947 से आज तक कुछ सबक ही नहीं सीखा क्या? 65 में नहीं इनको पता चला पाकिस्तानियों ने क्या किया कि आज सिविलियन यूनिफॉर्म में भेजी, 48 के अंदर वहां पिट गए तो बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। आके जो अपने मुसलमान बांग्लादेश के अंदर जाके 10 मिलियन लोगों को मार सकता है, और पूरे हिंदुस्तान में, अजय भाई ये समझे आप, there was not a single Muslim leader who supported मुक्ति बाहिनी और शेख मुजीब। ये पाकिस्तान के झंडे लिए बैठे हुए थे। इनसे पूछे, ट्रेनें जो आ रही थी बंगाली रेफ्यूजीज की, उन पर पथराव यूपी और बिहार में कौन कर रहा था? कहां से हो गया भाई? ये कैसे बांग्लादेश हो गया? हमने उर्दू वहां नाफिज करनी है। अजय बिल्कुल सही कह रहे हैं, तारिक फतेह जी भी और मेजर जनरल जीडी बख्शी जी भी, और जो हमारे विशेष एक्सपर्ट हैं तीनों। और आप देखिए जिस तरह से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, किस तरफ ले जा रहे हैं ये लोग। ऐसे मौके पर, ऐसे क्राइसिस पर अपनी सियासत करना, और आर्टिकल 370 का खत्म होने से कितने फायदे हुए हैं, वो समुदाय क्या उनको बराबरी नहीं चाहते? बिल्कुल, एक आखिरी कमेंट में निजामी साहब आपका ले लूं। आपने इतने लोगों की बात सुनी, लेकिन आपको अभी भी इस बात पर यकीन नहीं है कि एक कश्मीरी हिंदुस्तानी पहले है, कश्मीरी बाद में? किसी मुसलमान से पूछ लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पहले कश्मीरी हैं या पहले हिंदुस्तानी हैं? देखिए साहब, कि पाकिस्तान नहीं, अजय जी एक छोटा सा पोल अभी कर लीजिए, कोई भारत का मुसलमान से पूछिए कि आपको मैं वीजा तैयार हूँ, आप पाकिस्तान में रहना चाहिए कि अफगानिस्तान, आप वो बता देगा आपको सीधे सीधे। आपको तालिबान चाहिए सुप्रीम अथॉरिटी की तरह, देखिए हमारे देश चाहिए हमारे देश की सरकार, आप पूछ लीजिए जाकर। चलिए निजामी साहब, छोड़ा जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। इन्होंने दावा किया, आप पर्चा लेके जाइए, आप इन्होंने दावा किया 370 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा, वो खत्म नहीं हुआ। अभी भी कश्मीर में आतंकवाद है। स्टोन पेल्टिंग खत्म नहीं हुई, अभी भी स्टोन पेल्टिंग हो रही है। और शाजिया इल्मी जी को मैं बता दूं
कि देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, इसने 1947 में फैसला किया था कि पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस देश में भी हालात ऐसे आपने पैदा किए हैं कि यहाँ जो निजामी साहब, लोग हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा तो किसी पर एहसान नहीं किया। इस बात को याद रखिए, इस देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। तारिक फतेह साहब, एक आखिरी कमेंट आपका प्लीज। सिर्फ तारिक फतेह साहब को हम सुन रहे हैं। तारिक फतेह साहब, ये बातें मैं सुन के थक गया हूं। 1970 में पैदा हुआ आदमी कहता है मैं कि 47 में पाकिस्तान नहीं गया। अरे खुदा का खौफ करो, ट्रेनें रुकी हैं नेहरू नून पैक्ट के बाद तो आप रुके, वरना आपकी पाकिस्तान तो बनाया यूपी और बिहार के मुसलमानों ने। आपने 100% वोट दिया पाकिस्तान को। हमारे बलोचिस्तान तो आजाद था, पंजाब ने कभी भी मुस्लिम लीग को इलेक्ट नहीं किया, फ्रंटियर में कांग्रेस थी। आपने यूपी और भोपाल और हैदराबाद ये जो उर्दूस्तान आपने बनाया है, उसका माफिया कंट्रोल कर रहा है बॉलीवुड को और हर जगह को। अपनी जबानें छोड़ दी, आपको यतीम कर दिया हिंदुस्तान से, और अब बैठ के वहां आप ठाट से करेंगे हमने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं गए। अरे आधा खानदान का आपका पाकिस्तान में रहता है, आते जाते रहते हैं। आप लोग कभी ये नहीं सोचते कि पार्टीशन करके आपने कुछ एहसान नहीं किया। आपको आज भी मौका मिले, आप क्रिकेट के मैच के अंदर कौन सा झंडा उठाते हैं पता है हमें। पुरानी दिल्ली में किसके पास कौन सा झंडा है ये भी देखा। हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए आप लोग इस जिद में कि पता नहीं अल्लाह मियां आपको फिर से बाबर नसीब करेगा। नहीं आएगा कोई बाबर, याद रखिए। नो बाबर, नो तैमूर, खलास। तारिक फतेह साहब ने भी बहुत पते की बात कही है, और बख्शी साहब और कुलकर्णी साहब, आपका विशेष धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने बहुत ही स्पष्टता से बताया कि कैसे पाकिस्तान ने हर मौके पर इस्तेमाल किया है उन आवाजों को जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के समर्थन में अपनी बातों को कहते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज बहुत ऐसे तबके हैं हिंदुस्तान के भीतर जिनकी आवाजों को पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, तालिबान इस्तेमाल करता है, और कश्मीर के नाम पर हिंदुस्तान पर एक नया हमला करने की फिराक में रहता है। इन ताकतों को रोकना हमारी पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी है।